रहीम, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे हैं जी और ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ कर लिया, चंद छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स के अलावा। जो स्पेशल प्रोविजंस थी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, हमने एक कहा कि अगर हमने एसेट ख़रीदा है फॉरेन करेंसी लोन लेकर तो फिर कॉस्ट में कैसे एडजस्टमेंट होगी, कॉस्ट की एडजस्टमेंट की बातें हो रही थी, ठीक है ना। इसके स्पेशल केसेस थे, कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि भाई कॉस्ट कैसे मेजर करेंगे, और ये सेक्शन 76। इसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आया था, एसेट परचेज फ्रॉम फॉरेन करेंसी लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। तो हमने उसकी कॉस्ट में एडजस्टमेंट पढ़ी। ये 5 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अच्छा जी, जैसा पर्टिकुलरली आजकल माहौल चल रहा है एग्जाम का जी, नहीं डेप्रिसिएशन में भी आएगा, कॉस्ट चेंज होएगी ना, हर दफ़ा कॉस्ट चेंज होएगी। उसके बाद एक और स्पेशल प्रोविजन आ गई, वेयर अ पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ पर्सन, द कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी अपोर्शन बिटवीन पार्ट ऑफ द एसेट रिटेन्ड एंड पार्ट डिस्पोज ऑफ इन अकॉर्डेंस विद देयर रेस्पेक्टिव फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन एट द टाइम पर्सन एक्वायर्ड दी। जो असल बात है वो कह रहा है, अगर एक हमने कुछ पार्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया और कुछ पार्ट रिटेन हो गया, अब जो डिस्पोज हुआ है, जाहिर है जब डिस्पोजल हुई है तो उसकी सेल प्रोसीड को WDV से कंपेयर करना है, लेकिन WDV तो इकट्ठी आ रही थी। एक तो है ना, हमने एसेट रिकॉग्नाइज ही अलग अलग किया हुआ है, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो अलग अलग एसेट पड़ा हुआ है, अलग अलग WDV आ रही है, वहाँ से लेकर चलेंगे। एसेट हमने इकट्ठा रिकॉग्नाइज कर लिया है, अब उसमें से एक चीज़ हमने बेच दी है, तो क्या करें। देखिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, परचेज अ मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। Machine total cost including a heavy stabilizer that protect it from electricity fluctuation was 2 million। एक मशीन है, एक उसके साथ स्टेबलाइजर है, लेकिन हमने इकट्ठा ख़रीदा है 2 मिलियन का। जब एक इनवॉइस पर आया तो हमने इसे इकट्ठा ही रिकॉग्नाइज कर लिया एज एन एसेट। द सेपरेट कॉस्ट ऑफ मशीन इटसेल्फ वाज 1.7 मिलियन while the stabilizer cost 500,000। अलग अलग लेते तो हमें ऐसे मिलना था, इकट्ठा लिया तो हमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा था, ठीक है ना, जाहिर है जैसे इकट्ठा पैकेज की वजह से मिल रहा था। ड्यूरिंग द 3rd year of usage द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द स्टेबलाइजर फॉर ₹400,000। कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टेबलाइजर। पहले देखना है ये वाला उसूल जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ अप्लाई हुआ, जब आपने कंबाइंड एसेट लिया है। बल्कि इसकी ड्राफ्टिंग ना और बेहतर हो सकती है, मैंने ज़ाहिर खुद ही सवाल बनाया है, इसकी ड्राफ्टिंग और बेहतर हो सकती है। वो कहे कि मशीन के अंदर ही स्टेबलाइजर था, अब स्टेबलाइजर प्रॉब्लम कर रहा है और हम स्टेबलाइजर खाली बेचना चाह रहे हैं, ताकि हमें ये ना लगे कि अलग अलग एसेट है, ठीक है ना। यानी इसने अप्लाई कहाँ होना है, जहाँ सिंगल एसेट के तौर पर चीज़ रिकॉग्नाइज हुई है। और दूसरी बात है, जाहिर है डाटा गिवन होगा एग्जामिनर, क्योंकि लॉ यही रिक्वायर कर रहा है कि भाई उनकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ पर्सन एक्वायर्ड दी एसेट, आज की नहीं, उस वक़्त की। अगर हम खाली मशीन लेते 17 लाख की थी, खाली स्टेबलाइजर लेते 5 लाख का था, दोनों इकट्ठी ली हमें 20 लाख की मिली है। अब देखिए हुआ क्या, कितने साल इस्तेमाल किया हमने, हाँ, तीसरे साल, ठीक है ना। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल स्टेबलाइजर, कौन से साल में, ड्यूरिंग द 3rd year ऑफ यूजेज। अब ये मशीन है, हमने कॉस्ट रिकॉग्नाइज की, जाहिर है 2 मिलियन की, एक बिल्कुल नॉर्मल बात आ रही है। इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिला, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं तो वाई नॉट, हम उसको भी अकोमोडेट करते हैं। 25% इनिशियल अलाउंस ले लिया, 5 लाख वो आ गया। WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन रह गई। अब देखिए हम शेड्यूल नहीं बना रहे, क्योंकि एक ही एसेट का जिक्र हो रहा है ना। ये हमने सीख लिया है कि एक एसेट हो तो हम ऐसे काम कर लेंगे, और अगर मल्टीपल एसेट होंगे तो फिर शेड्यूल बना लेंगे। अच्छा जनाब, WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन, ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, ये 3rd year ऑफ सेल। 3rd year की ओपनिंग WDV है 10,83,750 रुपये। अब सारा एसेट बिक जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बराह रास्त प्रोसीड से कंपेयर करते गेन और लॉस आ जाता। बात समझ आ रही है। वो कह रहा है अब क्या करें,
जो स्टेबलाइजर बेचा है उसकी कॉस्ट कैसे निकालें। वो कह रहा है कि जो ये WDV आ रही है ना, इसको अपोर्शन कर दें इस रेशो से। बात समझ आई है? यानी दोनों को इकट्ठा कर लें तो कितनी है? 22 लाख रुपया। और जो बेचा है उसकी कितनी थी? 5 लाख। तो 5 लाख ओवर 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऐसी है ना? निकालें, शाबाश, कैलकुलेट कर लें। आप तो बैठे हैं सारे माशाल्लाह। कितना आ गया? 2,46,307 आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। यहाँ मैंने कुछ और समझाने की, जरा रियल इनसाइट दिखाने की बात हो रही है, लेकिन लॉ नहीं कह रहा ये सारा कुछ। तो मैंने आपको, मेरी फनकारी है, लॉ ये नहीं कह रहा। लॉ तो ये कह रहा है यहाँ तक कैसे पहुँचना है, डायरेक्ट कैसे पहुँचना है जी। 5 लाख ओवर 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10,83,000, ये आ गया जी 2,46,300। दैट इज WDV ऑफ द एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो कह रहा है जो 4 लाख का बेचा है इसके साथ उसका गेन और लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, सेल प्रोसीड 4 लाख आ गई है, WDV वहां पर आ गई है, ये गेन और लॉस आ गया। और जो एसेट बच गया है उसकी WDV कितनी रह गई है, वो उसकी रेशो से निकाल लें। वैसे तो बैलेंसिंग भी निकाल लेंगे, आप अकाउंटेंट हैं, लेकिन उसकी रेशो उस वक्त कितनी थी? 17 लाख डिवाइडेड बाय 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10,83,700, 8 लाख। इस एसेट को यहां कंटिन्यू करेंगे, जो डिस्पोज ऑफ हुआ है वो यहां कंटिन्यू करेंगे। मसलन यहां तो हमने पूछा था ना, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टेबलाइजर, साथ ही लिखा था आल्सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर। इसका मतलब फिर ये भी निकालनी पड़ती ना। बात समझ आ रही है? फिर तो ये भी निकालनी पड़ रही होती। लॉ ये कह रहा है, अगर कोई कंपोजिट एसेट बाद में हमने पार्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उसकी WDV कैसे निकालेंगे। वो कह रहा है भाई रेशो लें, उस वक्त जो एसेट लिया था उसकी कॉस्ट की रेशो लेकर अपोर्शन कर दें। यानी जो कैरिंग WDV है 10,83,000, इसको अपोर्शन कर लें बिटवीन देयर कॉस्ट। बात समझ आ गई? अब हुआ क्या है, जरा रियल इनसाइट देखें, जो कि आपको कहीं किताब में तो किसी में नहीं लिखी नजर आएगी। एसेट था कितने का, अगर हम इसे अलग अलग ही रिकॉग्नाइज करते, एज्यूम कर लेते हैं एक लम्हे के लिए, 17 लाख का मशीन, 5 लाख का स्टेबलाइजर। पहले 5 लाख के स्टेबलाइजर को लेकर चलते हैं। 5 लाख का लें जनाब 25% है। 5 लाख का इतना कैसे, ठीक है, 1 लाख। अच्छा, असल में लॉ पता क्या कर रहा है, लॉ ये कह रहा था कि यार हुआ ये जो हमने एंड डाला है ना एंट्री, लॉ कह रहा है असल में हमने आपसे ये कहा है कि पहले दिन ही अपोर्शन कर लेते इन्हें। असल में आपकी किताबों में करना नहीं है ऐसे, करना नहीं है ऐसे। रियल इनसाइड क्या हो रहा है, वो कह रहा है ये असल में 17 का था, ये 5 का था, लेकिन एक डिस्काउंट आया ना, कितने का, 2 लाख का, वो डिस्काउंट अपोर्शन कर दिया हमने इन दो के दरमियान में। ये 5 लाख वाली चीज़ डिस्काउंट के बाद वो जो 2 लाख वाला डिस्काउंट आया हुआ था वो 4,54,000 की पड़ी है, और ये 17 वाली इतने की पड़ी है। वो कह रहा है असल कहानी ये है, ये जो 20 लाख है ना, इसका ब्रेकअप ये था। अब लेकर चले, इसका ले जनाब 25%, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, तो ये खुद भी यही आनी थी। लेकिन ये सारा करने की जरूरत कोई नहीं है, ये खुद ही हो गया। बुक वैल्यू को ही कर लेंगे तो सारा काम ऑटोमेटिकली हो गया। बात समझ आई है? ये कहीं नोट कर ले कि ये करना नहीं है हमने, ये तो आपको समझाने के लिए करें कि हुआ क्या है। असल में जो डिस्काउंट आ रहा था वो कैसे अकोमोडेट हुआ। दोबारा पढ़ लें जनाब, क्या कह रहा था लॉ।
where a part of asset is disposed of by a person, the cost of asset shall be a portion between the part of asset retained and part of disposed, in accordance with their respective fair market value determined at the time of asset acquired. This is the most important area. ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कि यहाँ हम ऐसे लेकर चल रहे थे. कर लें ज़रा एक जल्दी से इसकी कैलकुलेशन, दोनों की कैलकुलेशन करके हाथ सीधा कर दें इसके ऊपर अपना. अच्छा जी, इसका मतलब है इस तरह का सवाल कोई 3-4 नंबर का आ गया तो कर लेंगे हम ये, क्योंकि अब नया स्टाइल सारा इसी तरह ही है. 5 मार्क्स की बातें भी पूछ रहा है एग्जामिनर. अच्छा जनाब, 2 स्पेशल ट्रीटमेंट हो गई हैं. एक कौन सी हो गई है, फॉरेन करेंसी लोन लेकर एसेट खरीदा तो कॉस्ट वगैरह कैसे एडजस्ट होगी. अगर एसेट का पार्ट कोई हमने कंपोनेंट सेल कर दिया तो डिस्पोजल कैसे होगी. अच्छा जी, ये क्या आ गया. द कॉस्ट ऑफ एसेट डू नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन और एनी अदर असिस्टेंस अदर देन अ लोन रीपेएबल विदाउट प्रॉफिट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द acquisition of the asset, except to the extent to which the amount is chargeable to tax under this ordinance. तो पता लगेगा कख नहीं समझ आई क्या लिखा हुआ, ठीक है ना. तो फिर इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा तो फिर समझ आ जाएगी खुद ब खुद. वो कहता है यार गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना वो आप 2 तरह से समझें. अगर गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दी है तो हमें देखना पड़ता है कि ग्रांट कब टैक्सेबल है और कब टैक्सेबल. स्लाइड गई कहाँ, यहाँ से नहीं, एक और भी तो होनी चाहिए थी ना. अच्छा चलो कहीं होगी, कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ से समझाता हूँ. वो कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को ना सबसे पहले आपने देखना है कब टैक्सेबल है कब टैक्सेबल नहीं. क्या मतलब हुआ. वो कहते हैं जो ग्रांट मिली है ना, ग्रांट जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है ना तो उस ग्रांट के एग्रीमेंट के अंदर ही लिखा होता है. क्या लिखा होता है कि ये आपकी इनकम में जाएगी या एसेट की कॉस्ट में से माइनस होगी. कहीं उधर फिक्स एसेट में भी पड़ा होगा, शायद अकाउंटिंग में भी पड़ा होगा, ठीक है ना. गवर्नमेंट ग्रांट वहाँ भी पड़ी होगी आपको. लेकिन वहाँ वाली को तो मानते नहीं, हम तो अपने वाली को ही मानते हैं, इसलिए यहीं दोबारा पढ़ लेते हैं. तो वो कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट जो है उसको कैसे लेकर चलना है. मसलन यही एक एग्जाम्पल ले लीजिए. ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्वायर अ डेप्रिसिएबल एसेट फॉर इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी. The total cost of the machine was 10 million. As part of government initiative to promote manufacturing industries, ABC Limited received a grant of 2 million to acquire this machinery. Asset कितने का था? 10 million का. और ग्रांट कितनी मिली है? 2 million. अब वो कहता है कि यार पहले सोचें, 2 एग्जम्पशन लेनी है ना. अगर गवर्नमेंट ग्रांट नॉट टैक्सेबल का मतलब क्या हुआ, इनकम में ऐड नहीं होगी, कॉस्ट में से माइनस होगी. नॉट टैक्सेबल का मतलब है आप जो एसेट की कॉस्ट है वो कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे, नेट ऑफ करके 8 मिलियन रिकॉग्नाइज करेंगे. यहां से आके चलेंगे, ठीक है ना. ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से माइनस करेंगे. और एक है कि गवर्नमेंट कहती है भाई आपको ग्रांट दी है ना, आप इसको इनकम में डालें, कि डेफर्ड कह लें या कुछ भी कह लें, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग, हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. वो कहते हैं कि भाई ये 20 लाख रुपया आप इनकम डालें. इसका मतलब है एसेट को 10 मिलियन पर ही रिकॉग्नाइज करें. अब एसेट के ऊपर जो इनिशियल अलाउंस मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगी, वो 10 मिलियन पर ही मिलेगी. जो ग्रांट है वो उधर इनकम में ऐड होगी और वो उधर से आ रही होगी. बात समझ आ गई है. यही बात लिखी हुई है. अब वापस आ जाएं, पढ़ लें इस बात को. The cost of an asset does not include the amount of any grant, subsidy, commission. अब ये तो उसने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए. वो कहता है नहीं शामिल होगी, except to the extent to which the amount is chargeable to tax under this ordinance. वो कहता है जब इनकम को चार्ज होगी फिर माइनस नहीं होगी. यहाँ लिखा हुआ the cost of asset does not include, और कह रहा है यहाँ इंक्लूड हो जाएगी. इसका मतलब है इसका रिवर्सल पढ़ना है हमने, कहाँ माइनस होगी और कहाँ माइनस नहीं होगी. इफ ग्रांट इज टैक्स नॉट टैक्सेबल तो कॉस्ट में से एडजस्ट हो गई. अगर ग्रांट टैक्सेबल है तो कॉस्ट में से माइनस नहीं हुई है, उधर से माइनस हो गई. ओके. कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या मतलब,
जो पैसे हमें रिसीव हुए हैं, जिसके साथ हम आमतौर पे गेन और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। सेक्शन 77 कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू कंसिडरेशन रिसीव इन कनेक्शन विद द डिस्पोजल ऑफ एसेट। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट शैल बी एग्रीगेट ऑफ, मीन सबका जमा कर लें, अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन फॉर द एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू देयर ऑफ विच एवर इज हायर, प्लस fair market value of any consideration received in kind determined at the time of disposal। इन दोनों को ऐड कर लें, fair market value आ गई, consideration आ गई। If asset has been lost or destroyed by the person, asset चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी ऐसा इवेंट हो गया, consideration received for the asset shall include any compensation, indemnity or damages received by the person under इंश्योरेंस पॉलिसी या सेटलमेंट या जुडिशियल डिसीजन। इंश्योरेंस पॉलिसी तो है कि आपने खुदा ना खाता बिल्डिंग को आग लग गई, आपने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला दैट विल बी ट्रीटेड एज सेल प्रोसीड। क्योंकि ये पीछे हम डिस्पोजल के टाइम पर ये बात पढ़ाए थे कि अगर हमने एसेट डिस्कार्ड कर दिया, एसेट लॉस्ट हो गया, एसेट लॉस बाय फायर टाइप कोई बात हो गई, तो तब भी हमने डिस्पोजल की एंट्री तो पास करनी है ना। तो गेन कैसे आएगा, प्रोसीड कैसे आएंगे, वो बता रहा है कि भाई यहाँ से अगर कोई पैसे मिले इंश्योरेंस कंपनी से, जी अच्छी बात है, अकाउंटेंट वालों को भी समझ आ जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। ना आए तो हम तो अपनी अकाउंटिंग अपनी रखते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं जी सेटलमेंट हो गई है। सेटलमेंट का क्या मतलब है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला हो गया, अभी पुलिस केस नहीं बना बल्कि हम आपस में ही कह रहे हैं अच्छा यार इतना नुकसान हो गया, वो कहता है छोड़ो यार किस चक्कर में पड़ना, हम पे कर देते हैं आपको, आप छोड़ें गाड़ी हमें दे दें, हम आपको ये पैसे देने हम इसे करा लेंगे जो करना होगा। सेटलमेंट हो गई है। वो कहता नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तो अदालत जाऊंगा, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, केस कर, तो वहाँ से आ जाएगा। इन एनी केस इन तीन में से कहीं से एक जगह से पैसे आ सकते हैं, कहीं से नहीं आए तो इसका मतलब है जीरो डिस्पोजल प्रोसीजर। द कंसिडरेशन रिसीव फॉर द एसेट ट्रीटेड एज डिस्पोज ऑफ व्हेन अप्लाइड टू पर्सनल यूज और डिस्कार्डेड और सीजेस टू बी use shall be fair market value of the asset determined at the time it is applied to personal use। ठीक हो गया, बड़ी फेयर बात है। वो जो हम कहते हैं कि भाई ऐसी उतार के घर ले जाएं, तो यहाँ ना कोई डिस्प्यूट आया है ना कोई इंश्योरेंस क्लेम आया है, तो कहते हैं भाई उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज सेल प्रोसीड, और उसके अगेंस्ट गेन और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ शेड्यूल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी approved by the commissioner in respect of an asset leased by a company to another person shall be residual value received by leasing company on maturity of the lease agreement। आपको पता है लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जब फाइनेंस लीज हुई तो एक बार्गेन परचेज ऑप्शन, बड़ी लो बार्गेन परचेज, 50,000 रुपये की गाड़ी मिल रही है जिसकी वर्थ 15,70,000 रुपया फर्ज किया, बल्कि इससे भी ज़्यादा। अगर ये ना करते तो पहले हमने कहा था, वो भी पीछे पड़ गया कि फेयर विच एवर इज हायर फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू तो इसके 15,70,000 है। वो कहता नहीं नहीं ये स्पेशल केस है, इसमें हमने इसकी टैक्सेशन किसी और तरह प्लान की हुई है पहले। वो कहता है यार यहाँ जो बार्गेन परचेज ऑप्शन है ना वही हमने ट्रीट करनी है, हालांकि फेयर मार्केट वैल्यू वाला रूल हमारा थोड़ा सा क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। वो कहता है लेकिन यहाँ इन सब इदारों के लिए ऐसे ही करना है, लेकिन कहते हैं एक शर्त है, subject to the condition that residual value plus amount realized during the term of lease toward the cost of the asset is not less than the original cost of the asset। ये अभी आपने पता नहीं लीजिंग पढ़ी है कि नहीं, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज को टेस्ट करने का जो एक अकाउंटिंग का क्राइटेरिया है उसमें भी यही है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कॉस्ट से, फ्यूचर रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट से कम ना आ रही हो। ये वही वाली बात लिखी हुई है। यानी फर्ज करें, ऐसे सोच लें एक गाड़ी हमने लीज करवाई हुई है जिसके 1.5 लाख रुपए का रेंटल है और 36 रेंटल है। जरा बोलिए अमाउंट कितनी आ गई? 3 साल की लीज है, हर महीने 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। नहीं 15 लाख नहीं है, 1.5 लाख लिखें, 1.5 लाख लिखें। मैं 54 लाख हो गया। अच्छा जी, अब जरा कोई एडवांस भी दिया होगा?
फ़र्ज़ किया उस वक़्त हमने 10 लाख, चलो 6 लाख कर देते हैं, 6 लाख एडवांस दिया था, कितनी हो गई? 60 लाख रुपया हो गया। और फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया बारगेन परचेज ऑप्शन थी, इसका मतलब है 6.1 मिलियन टोटल कैश आउटफ्लो होगा। वो कहता है यार जो क्यूएम के अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका सीखा था ना, ये सारे फ्यूचर कैश फ्लो थे ना, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू। हम ऐसी आपको करो, रफली बात करो, इस 60 लाख की जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना, फ़र्ज़ किया वो आ गई 45 लाख रुपया। वो कहता है यार ये ना हो कि गाड़ी की कॉस्ट जो थी वो 40 लाख हो, फिर तो काम खराब है, आपको 2 नंबरी चला रहे हैं, बीच में टैक्स एवेजन कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रेंटल है ना, इंक्लूडिंग ये वाली बात, दैट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू कॉस्ट, या इससे ज्यादा आ रही हो। पढ़ें जरा क्या लिखा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट रेजिडुअल वैल्यू प्लस द अमाउंट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द टर्म। अमाउंट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द टर्म में सारे रेंटल भी आ गए और एडवांस भी आ गया। Toward the cost of the asset is not less than the original cost of the asset. ये वैसे भी फाइनेंस लीज का रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया भी ऐसे, तो ये कभी भी नहीं ऐसा, और जो रियल ट्रांजैक्शन है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये इसके अंदर ही होगा। डन हो गई बात? अच्छा जी, where 2 or more assets are disposed of by a person in a single transaction। जरा गौर करें क्या हो गया। पहले हम कहते हैं अगर एक एसेट को 2 हिस्सों में बांट दिया है, वो स्टेबलाइजर वाली एग्जांपल। अब है कि नहीं, हमने इस रूम में 3 एसी लगे हुए हैं, हमने कहा यार नहीं एसी चेंज करने हैं, एक वेंडर को बुलाया, उसे कहा इन तीनों एसी की एक कीमत बताओ, कितने के लोगे। वो कहता है यार अलग अलग बताऊँ क्या? नहीं भाई इकट्ठे बताओ, तीनों का बताओ। अब हमने सिंगल ट्रांजैक्शन से 3 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। Where 2 or more assets are disposed of by a person in a single transaction and consideration received for each asset is not specified। एक तो कहता है सर ये लूंगा मैं 25,000 का, ये लूंगा 35,000 का, ये लूंगा 20,000 का। अब तो आइडेंटिफाई होगा, उसने कहा तीनों के 50 लूंगा, 75 लूंगा, अलग अलग नहीं बताया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, वो कह रहे हैं where 2 or more assets are disposed of by a person in a single transaction and consideration received for each asset is not specified. Total consideration received by the person shall be a portion among the asset disposed of in proportion to their respective fair market value determined at the time of। इसका मतलब है यहाँ वो कह रहा है, ये वही प्रॉब्लम है जिसे मैं अक्सर क्रिटिसाइज करता हूँ कि अकल के अंधे बैठे हुए हैं जिन्होंने सारी बातें लिख रहे हैं। उधर उसने कहा था जो ओरिजिनल कॉस्ट वाला टाइम फेयर वैल्यू ले लें, और यहाँ कह रहा है इस वक्त की फेयर वैल्यू ले लें। हालांकि दोनों का मकसद एक ही है, एक ही जगह पहुँचना है, लेकिन स्टूडेंट लेवल पर बातें अलग अलग होगी। याद रखना पड़ेगा कि कहाँ आज की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है और कहाँ उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू है। डन हो गया जी। इन्हें हम कह रहे थे छोटी छोटी सी कुछ बातें पेंडिंग हैं, छोटी छोटी सी बातों को भी हमने कवर कर लिया है। फिर एक सेक्शन 32 बता रहा है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसका जिक्र कहीं हमने ज़िम्नन किया भी था। अ पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय सच पर्सन। वो कहता है भाई वही मेथड यूज़ कर लें जो अकाउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं। अकाउंटिंग में तो 99% अक्रूवल बेसिस है, तो अक्रूवल ही कर लें। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग कैश बेसिस कर रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ इदारे होते हैं ना जो कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, कैश बेसिस या रिसीट एंड पेमेंट बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बजाय, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के इधर, तो कह रहा हम आपकी टैक्सेशन वैसे ही कर लेंगे। ठीक होगी बात। नंबर 2 कहता है लेकिन एक बात है, अ कंपनी शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अक्रूवल बेसिस while other person may account for such income on cash or accrual basis। इसका मतलब है इंडिविजुअल और एओपी उनकी मर्जी है जो करना है, लेकिन कंपनी शेल कंपनी के लिए लाजमी होगा। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब दैट एनी क्लॉज ऑफ पर्सन शेल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश और। वो कहते हैं यार बोर्ड के पास फिर एक और इख्तियार आ गया कि किसी भी क्लास ऑफ पर्सन
द बोर्ड में प्रेस्क्राइब दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन, जैसे सारे कार डीलर, सारे एजुकेशन के इदारे, सारे शादी हाल, सारे शुगर वाले, सारे क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है ना। वो कहते हैं बोर्ड के पास इख्तियार है, वो फिर आइडेंटिफाई भी कर सकता है कि कैश पे चलना है कि अभी तक एक बात पता चली, कंपनी ने अक्रूवल पे और बाकी सब की मर्जी है, और बोर्ड की भी मर्जी है अगर किसी को कहना चाहे, किसी क्लास ऑफ पर्सन को कहना चाहे। अब यहाँ एग्जामिनर का एक तरीका होता है, आजकल का जो एग्जामिनर जैसा इस वक्त खतरनाक हुआ है, थोड़ा सा अच्छी बातें पूछ रहा है, यानी कंसेप्चुअल बातें पूछ रहा है। अब ज़रा वो जो बिल्कुल रटे वाले टीचर थे ना, इनके रिजल्ट्स थोड़े ख़राब होने शुरू हो गए हैं, जो खाली रटों को बच्चों को करवा रहे थे, क्योंकि पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी कंसेप्चुअल हो गई। एग्जामिनर क्या करता है, चीज़ों को इधर उधर से उठा के भी मिक्स करता है। एक बात हमने पढ़ी थी, अकाउंटिंग ईयर, टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, इनकी कन्वर्जन भी हो रही थी, और कन्वर्जन दो तरह से हो रही थी, एक कमिश्नर के थ्रू, एक बोर्ड के थ्रू। बात समझ आ रही है? जो क्लास ऑफ पर्सन है वो बोर्ड के थ्रू जा रहे थे, और जो इंडिविजुअल हैं वो कमिश्नर के थ्रू जा रहे थे। अब ये बात हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है। अगर हमने यहाँ वो जैसे हम कहते हैं ना तदब्बुर से पढ़े, भाई गौर फिक्र कर लें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, अगर ये हमने क्लियर ना किया तो ये जो पिछला पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ये हमें एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। क्यों कहता है यार भाई एक इंडिविजुअल है, वो अपना अक्रूवल बेसिस से चेंज करवाना चाहता है कैश बेसिस पे, वो बोर्ड को अप्लाई करना चाहता है या कमिश्नर को अप्लाई करना चाहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल को तो कहा हुआ आपकी अपनी मर्जी है भाई, कहीं अप्लाई नहीं करना। अगर पहले अक्रूवल कर रहा है, अब कैश पे जाना चाहता है, चला जाए, कोई मसला नहीं। यहाँ जो अप्लाई करने की बात है, और वो भी अप्लाई नहीं करना बल्कि बोर्ड का अपना इख्तियार है कि बोर्ड को लगे कि यार फलां क्लास ऑफ पर्सन की जो हम टैक्सेशन कर रहे हैं ना, ये अच्छे भली एक ख़ास किस्म की मार्केट है, हमारी एक नीश है, और कोई कैश पे है, कोई अक्रूवल पे है, कहता है यार इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं। वो कहे यार सारे कार डीलर जो है ना वो कैश बेसिस पे चलेंगे, या सारे कार डीलर जो है अक्रूवल बेसिस पे चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कमिश्नर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है बोर्ड हमेशा क्लास ऑफ पर्सन को देखता है, इंडिविजुअल्स को देखता नहीं होता। इंडिविजुअल के लिए कोई बात निकलती भी है तो वो जर्नली कहाँ निकलती है, कमिश्नर के पास नहीं दे सकते। यहाँ कुछ नहीं लिखा, अभी देखते हैं आगे आना जाए। An application may be made by the person in writing for change in person method of accounting to commissioner. Commissioner may by an order, कौन सा, जिसका बोर्ड ने कर दिया। अब अगर इसे चेंज करवाना है तो ये कहाँ आ जाए, कमिश्नर के पास आ जाए। The commissioner may by an order in writing approve such application but only if he satisfied that change is necessary to clearly reflect the person income chargeable to। अच्छा जी, if a person method of accounting has changed the person shall make adjustment। आपको पता है जब भी कभी हम कैश से अक्रूवल या अक्रूवल से कैश पर आ रहे हो तो दो इश्यूज क्रिएट होते हैं, कोई इनकम दो दफ़ा ना हो जाए और कोई इनकम रह ना जाए। मतलब कैश से अक्रूवल पे जा रहे हैं, कैश आ गया हुआ था इधर, टैक्स हो गई, अगली दफ़ा अक्रूवल पे गया, कहता है ये तो इधर आनी थी, तो दो दफ़ा तो नहीं होनी, ठीक है ना। कोई कहीं एक जगह एडजस्टमेंट डलनी है, या अक्रूवल से इधर जा रहे हैं तो बस यही बात लिखी हुई है कि भाई ये देखना है कि कोई इनकम इस स्विचिंग ओवर में दो दफ़ा नहीं हो जानी कि जी अक्रूवल पिछली दफ़ा कैश था तो वो कैश पे हो गई थी, कहता है क्योंकि इस दफ़ा अक्रूवल है तो अक्रूवल पे भी तो होनी है ना। नहीं, जो ट्रांजैक्शन उधर हो गई है वो अब इधर अक्रूवल बेस पे नहीं आएगी। ये बात जाहिर है एक फेयर बात हो गई। नो आइटम इज ओमिटेड एंड नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस, दो दफ़ा टैक्स ना लग जाए। अब चार एक्सपेंसेस का जिक्र और आ रहा है, बिल्कुल सादा सादा बातें, कोई मसला नहीं है, ख़त्म कर रहे हैं हम इसको। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर सेक्शन 25 तक हमने पढ़ लिए थे ना, 26 आ गया। A person shall be allowed a deduction for scientific research expenditure incurred in Pakistan, a tax year wholly and exclusively for the purpose of driving income from business chargeable to tax। नीचे साइंटिफिक रिसर्च की और साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर की एक डेफिनेशन आ गई।
और आपको पता है जब भी कोई खर्चा दे रहे होते हैं तो ये बता रहे होते हैं कि यार इस खर्चे का ये मतलब नहीं है। अच्छा ये लिखा हुआ है कोई रिसर्च करे, कोई डेवलपमेंट करें, कोई ऐसा काम करें, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस खर्च हैं वो भी बिजनेस इनकम में से माइनस हो जाएंगे। हमने कहा अच्छा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। हमने कहा अच्छा हम एक ऐसा करते हैं, अपनी फैक्ट्री में एक रिसर्च ब्लॉक बना लेते हैं। अब हमने बिल्डिंग बना ली, अब हमने इसमें रिसर्च का जो इक्विपमेंट है वो परचेज कर लिया, तो ये तो नहीं अलाउ होगा ना, इनके ऊपर तो डेप्रिसिएशन के थ्रू ही आएंगे। यही बात नीचे लिखी हुई है, अदर देन एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट पहले ही कहीं कर दी गई। इस तरह की बातें लिखी होंगी, ये जनरल बातें हर जगह ही आती हैं जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शन आ रही होती है। सारी बिल्डिंग तो अलाउ नहीं हो जाएगी ना, बिल्डिंग तो एसेट बनेगा, वो तो एसेट के स्टाइल पे चल रही होगी। एक बात आगे जी। अच्छा जी, फिर आगे एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर incurred in a tax year in respect of educational institution or hospital in Pakistan established for the benefit of the person's employee or their dependent। कोई फौजी फर्टिलाइजर में आप देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिए। ये इस तरह के जो इदारे होते हैं वो ज़रा, या ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ये जब आप I2B पढ़ रहे थे, चैप्टर 10 में पढ़ रहे थे, इस तरह की जो इंडस्ट्री है इसके ऑफिस, इसकी जगह आमतौर पर हट कर हैं, तो वो पूरी एक शहर आबाद करते हैं। ज़ाहिर है एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनकी वहाँ रिहाइश का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर उनका कोई मेडिकल का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, उनके बच्चों की एजुकेशन का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। ये वाले एक्सपेंसिव आ गए। एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान इस्टेब्लिश फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर रिकॉग्नाइज, एडिड और रन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। एक है हम खुद अपना स्कूल बना लें, और एक है कि कोई इदारे बने हुए हैं, हम उन इदारों को पैसे दे दें कि हमारे लिए ये रिसर्च कर दें, हमारे बच्चों की ये ट्रेनिंग कर दें, वहाँ से ट्रेनिंग कॉर्स कंडक्ट हो जाए। द ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद अ स्कीम अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। तो ये वाला खर्चा भी अलाउ हो जाएगा। आखिरी खर्चा आ गया प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट। वो जो हम कह रहे थे कि रेंटल अलाउ हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, वो इस सेक्शन में आकर बात हो रही है। जब हमने एसेट खरीदा था तो जो रेंटल हमने पे किए थे वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ हो रहे थे, हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी। अगर प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी थी तो डेप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, इनिशियल अलाउंस भी नहीं मिल रहा था। ये किसे मिल रहा था? लीजिंग कंपनी को मिल रहा था। हमें रेंटल अलाउ हो रहे थे, वो इस सेक्शन के तहत हो रहे थे। प्रॉफिट ऑन डेट if and to the extent the proceed of debt are utilized for the business purpose। आपने कोई लोन लिया और उस लोन का बिजनेस पर्पज है, फिर तो जाहिर है इसका इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। आपको लगा कि यार मुझे कॉलेज के ऊपर एक लोन मिल सकता है, गवर्नमेंट की एक स्कीम आई हुई है कि जनाब कॉलेज को इतना लोन मिल जाएगा। हमने कहा यार कॉलेज को लोन चाहिए, हमने कहा नहीं चाहिए। वो कह रहे हम वैसे भी लोन नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा यार ऐसा करता हूँ, मैं लोन लेकर अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। अब वो प्रोसीड बिजनेस में तो इस्तेमाल नहीं हुई है, तो उसका इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। ये बात एक्सप्लेन हो रही है। लीज रेंटल ऑफ एन एसेट टू अ शेड्यूल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एन अप्रूव्ड मुदारबा और लीजिंग कंपनी और अ स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग the deduction on account of lease rental, the cost of passenger transport vehicle not paying for hire to the extent of principal amount shall not exceed, वही 7.5 मिलियन, यहाँ पुरानी लिखी रहेगी है 2.5, अब ये 75 लाख हो गया। हाँ यहाँ 2.5 लिखा है, नहीं कोई बात नहीं, वो उसी तरह ही है, डेप्रिसिएशन वहीं लिखी है। ये गलती है, ये आई कैप ने भी अपनी वो अपडेट करने से किताब भी रह गई। 7.5 हमें पता है, वहाँ सारा हम 7.5 पढ़कर आए। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ स्क्रूटनाइजिंग ऑफ रिसीवेबल बाय एन ओरिजिनेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल सुन के क्या लगता है? जैसे कोई डिसेबल पर्सन की गाड़ी को कह रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल। नहीं, अकाउंट उधर आपने ना I2B में चैप्टर 4 में एक बात पढ़ी थी, फैक्टरिंग।
तो ये बगैर पढ़ी पास हो गया I2B हैं। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग एक कॉन्सेप्ट था कि रिसीवेबल के अगेंस्ट फाइनेंस मिल जाता था, ठीक है ना, रिसीवेबल के अगेंस्ट। यूके में इनको कहते हैं फैक्टर कंपनीज, पाकिस्तान में इनको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। बस ऐसे ये वो कंपनी है जो रिसीवेबल के अगेंस्ट एडवांस लोन प्रोवाइड कर देती है। नॉर्मली हमने पढ़ा था जब हम लोन लेने जाएं तो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, मेरे से क्या पढ़ा हुआ है तुमने, क्यूएम पढ़ी है, इसीलिए तो नहीं पढ़ा, तो समझ नहीं आ रही ना। हाँ अच्छा, तो अगर आपके रिसीवेबल हैं, जैसे पीटीसीएल कंपनी है, वो लोन लेने जाते हो, कहते हैं भाई आप कोई चीज़ हमारे पास ना सिक्योरिटी के तौर पे रखवाएं। वो कहता है सिक्योरिटी के तौर पे जो पहले चीज़ें थी सारी रखवाई हुई हैं। वो कहता है फिर कहता है हमारे पास ना हर महीने इतने करोड़ रुपए का बिल इकट्ठा होता है रिसीवेबल, ये भी तो एसेट है ना, तुम इसके अगेंस्ट हमें लोन दे दो। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं, मेरे जो बैंक है ना इसके अगेंस्ट लोन नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्शन है। बैंकिंग कंपनी सारी निकल गई। कहते अच्छा जनाब बैंक नहीं देंगे, कोई बात नहीं। अब इंग्लैंड में ये काम शुरू हुआ था 15-20 साल पहले। सारी दुनिया का ये रूल तो एक ही था कि जो रेगुलर बैंक्स हैं वो रिसीवेबल के अगेंस्ट लोन नहीं देते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक अलग कंपनी बनाते हैं जो बैंक नहीं होगा, वो रिसीवेबल के अगेंस्ट लोन दे दिया करेगा। उसका नाम यूके वालों ने रख दिया था फैक्टर, हमने उसका नाम रख दिया स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्योंकि हम स्पेशल लोग हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ स्क्रूटनाइजेशन ऑफ रिसीवेबल बाय द ओरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये आ गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट अंदर मुशारका स्कीम, यानी जैसे भी लोन, अब ये मुशारका मुदारबा, यानी इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, प्रॉफिट ऑन डेट है, अगर वो शरिया कंप्लाइंस होगी तो उधर से आ जाएगा, यानी इस्लामिक बैंक वाले आ जाएंगे, और अगर शरिया कंप्लाइंस नहीं होगा तो उधर से आ जाएंगे। बस सिर्फ एक शर्त लगी है, वो फंड बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हो, और एक अहम बात पता चली है कि लीज रेंटल अलाउ हो जाएंगे। क्लियर होगी बात, कहानी हो गई खत्म। अब अगले 4-5 दिन हम इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, अभी नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। लेकिन 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 कल आने से पहले आप, मैं फिर कह रहा हूं, वो 3 सवाल हल कर चुके हों। तो वो टेस्ट के लिए ही करने हैं ना। हाँ कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में अच्छी तरह हुए होंगे इंशाल्लाह। आज वाले में ज़रा बुरी तरह हुए होंगे और अगली दफ़ा अच्छी तरह हुए होंगे, ठीक है ना। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह यहाँ से।